Hello students. So today we will discuss polynomial rings. तो polynomial rings से पहले आपको तो ये पता होना ही चाहिए एटलीस्ट कि व्हाट इज polynomial. ठीक. तो स्टूडेंट्स polynomials की अगर हम बात करें तो अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशंस की बात करूं तो ये देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने ये लिख रखी है polynomials की. दिस वन this is the standard notation of this. तो डेफिनेटली अगर हम पॉलिनोमियल्स को अगर लिखें जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x+7 लिख रहे हैं तो दिस इज ए पॉलिनोमियल. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि इसकी जो डिग्री है, ये जो डिग्री है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स. और दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा होता है कोएफिशिएंट्स. तो पॉलिनोमियल्स आपका एक वेरिएबल में भी हो सकता है, दो वेरिएबल में भी हो सकता है. अगर वैसे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर लाइक दिस, तो ये सेकंड दो वेरिएबल्स में हो गए. और दूसरी जो डिग्री की बात है, डिग्री जो है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कभी भी डिग्री में रैशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक, इररेशनल नंबर नहीं आएगा और नेगेटिव नहीं आएगा. मीन टू से दैट कभी अगर ऐसा आ जाए कहीं लाइक दिस, ऐसा कुछ हो तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो इंटीजर नहीं है. ठीक, या -1 आ जाए तब भी ये इंटीजर नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसका डिग्री जो है वो नेगेटिव हो गया. और ये कोफिशिएंट्स, तो ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे जहां से भी कोफिशिएंट्स आएंगे तो हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ओवर दैट फील्ड. अगर ये फील्ड से आ रहे हैं तो ओवर फील्ड हो जाएगा पॉलिनोमियल. अगर ये रिंग से आ रहा है तो ओवर रिंग हो जाएगा. ठीक. सो जैसे ये देखिए एफ ये फील्ड, फील्ड की तो डेफिनेशन आपको पता ही है. और द रिंग ऑफ द पॉलिनोमियल इन द इंटरमीडिएट एक्स वेरिएबल की बात हो गई, रिटन एज दिस. इस तरह से लिखते हैं इसको. इसका मतलब एक ये इसके अंदर पॉलिनोमियल्स ही होंगे सारे के सारे. और वो पॉलिनोमियल जो होगा उनका वेरिएबल एक होगा एक्स, और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो फील्ड से आएंगे, एफ से आएंगे. ठीक. अगर ये फील्ड हमारी मान लो कि इंटीजर है, अब इंटीजर तो आपको पता ही है कि फील्ड नहीं बना पाती है. ठीक. बट आप ये बोल लो कि रैशनल नंबर्स, अगर ये रैशनल नंबर है तो सारे सारे कोफिशिएंट्स जो होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे. ठीक. तो एक डिग्री हो गई. सो डेफिनेटली इसमें दिस इज ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब दूसरी बात कि रिंग क्यों बोल रहे हैं इसको स्टूडेंट्स. दे रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग का मतलब है कि एक तो वो अंडर एडिशन ग्रुप होगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसमें क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे. तो किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को मैं ऐड करूंगा तो वो पॉलिनोमियल ही रहेगा. ठीक. कोएफिशिएंट्स अगर फील्ड के एलिमेंट ऐड करूंगा तो सेम ही रहेगा. जैसे अगर सपोज करो कि मैंने 2x+5 7 ये है और इसमें से मैंने अगर ये एक और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने 8 ले लिया मान लो ये. अब इनको ऐड करना है तो यहाँ पे क्यूब नहीं है तो यहाँ पे 0 x³ लिख देंगे. ठीक. यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे हम x लगा लेते हैं, 0 + x लिख लेंगे. फिर कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर लेंगे इनको. तो यहाँ पे आपका बस क्यूब बन गया. इसका 1 यहाँ से 7x³ हो गया. और ये आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं. तो पॉलिनोमियल हो गया. फिर हम बात आते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी भी इस तरह से होल्ड कर जाती है अंडर एडिशन.
और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो डेफिनेटली 0 इज ए पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। और इनवर्स निकालना है तो हर किसी के साथ माइनस लगा दो। अगर ये पॉलिनोमियल है, मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस लगा देंगे इसका पॉलिनोमियल। तो ये इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो एक ग्रुप बना देंगे अंडर एडिशन। और अब प्रोडक्ट की बात आए तो आपको पता ही है कि दो पॉलिनोमियल्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो डेफिनेटली वो भी एक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक, हाँ, ये है कि वो इनवर्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो तो ये जो रिंग बन रहा है, ये फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, वो एक सोचने वाला विषय है। क्योंकि अगर अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो 1/x² + 7 होगा, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक, तो ये रिंग ही रहेगा। ठीक, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड बट व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस इज अ रिंग। ठीक, तो सारे के सारे ये कोएफिशिएंट जो है इसमें वो फील्ड से आएंगे, वो एफ को बिलोंग करेंगे। तो अब ये देखो, मैं थोड़ी डेफिनेशन लिखी है कि दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होंगे। अगर ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री मैक्सिमम m है और इसका दूसरे का n है, आर इन द फील्ड f, तो p और q दोनों इक्वल तभी होंगे अगर एवरी इंटीजर i वेरी 0 से बड़ा, सारे के सारे बराबर होना चाहिए। मीन दैट ए नॉट बी नॉट के बराबर होना चाहिए, a2 b1 के बराबर होना चाहिए, a2 b2 के बराबर, और am जो है वो pn के बराबर होना चाहिए, an के बराबर आना चाहिए। क्योंकि अगर अब यहाँ पे देखिए, इक्वलिटी कर रहे हैं लेकिन डिग्री तो अलग अलग है ना। अगर मान लो कि डिग्री इसकी सेम नहीं होगी तो फिर तो ये इक्वल हो ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, तो इट मीन दैट जब ये इक्वल होंगे तो डेफिनेटली एन और एम भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, तो इक्वलिटी बड़ी सिंपल है। और प्रोडक्ट की एडिशन की बात करें तो एडिशन में भी कोई इशू नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड करना है। और डिग्री का होना सेम होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे इन दोनों को ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो अभी ऊपर भी बताया मैंने, तो इनको ऐड करना है तो यहाँ पे अब स्केयर नहीं तो यहाँ पे स्केयर लगा लेंगे, ऐसे करके फिर ऐड कर, सिंपल। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी हमें बड़ी इजीली आता है ना, कि इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से पॉलिनोमियल बनेगा। और डेफिनेटली ये जो के होगा वो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का एडिशन हो जाता है, आपको पता ही है। और जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। अब कोएफिशिएंट्स में यहाँ पे एक चीज देखनी हो कि जैसे सपोज करो कि C5 क्या बनेगा, यहाँ पे मान लो कि C5 आएगा, C5 x⁵ ठीक, तो C5 क्या आएगा, तो C5 लिखना होगा तो ऑब्वियस है जब इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, यहाँ पे 5 वाले टर्म के साथ, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा A0 B5। ठीक, प्लस फिर A1 का इसका इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा, B4 वाले के साथ, तभी पावर 5 बनेगी। फिर A2 का किसका प्रोडक्ट होगा, B3 वाले के साथ। फिर A3 वाले का प्रोडक्ट होगा A2 वाले के साथ। फिर A4 वाले का या B2 आएगा B1 के साथ। फिर A5 का B0 के साथ। तो इसमें एक सिंपल सी बात देखने वाली ये है कि आपने इसका कोएफिशिएंट देख लेना। देखो कोएफिशिएंट में एडिशन हर जगह 5 बनना चाहिए, 0 + 5 5, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5,
ठीक, तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दिस इज नॉट ए बिग डील, दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस, ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होता है। तो अब डिग्री की बात करें तो डेफिनेटली हाईएस्ट, अगर ये जो ए नॉट है, पर ये पोलिनोमियल नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो पोलिनोमियल जीरो होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। ठीक, ये कोएफिशिएंट अगर नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री जो होगी वो एन होगी। ठीक, तो डिग्री इज एन। तो जीरो की क्यों नहीं डिफाइन होती, क्योंकि जीरो है, तो जीरो को आप तो जो मर्जी लिखते रहो, जीरो के साथ एक्स लगाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 × x, 0 × x², 0 × x, कोई फर्क पड़ेगा? तो हम बोल नहीं सकते डिग्री क्या होने वाली है ना। तो उसी तरह से जीरो तो जीरो रहेगा, सारा जीरो है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। और डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ज्यादातर ये लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई डिग्री क्या आ जाएगी, 0। अगर 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0, तब भी डिग्री 0 आएगी। तो ये तो आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो डिग्री फंक्शन डिफाइन ऑन ए नॉन जीरो एलिमेंट, तो एक हम डिग्री फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस रिंग, will provide us with the function dx, लिख सकते हैं needed in order that, अगर हमने इसको इस रिंग को अगर इक्विलिडियन रिंग प्रूव करना है तो हमें एक डी फंक्शन चाहिए। ठीक, सो डी फंक्शन वो हम डिग्री से डिफाइन कर लेंगे। तो ये फर्स्ट लेमा है, ये इसका मैंने प्रूफ नहीं लिखा यहाँ पे, सो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, वेरी इजी वन, कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल रिंग में, तो उनका डिग्री ऑफ f इंटू जी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ f ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ g ऑफ x। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, बड़े सिंपल प्रूफ होगा इसका। और दूसरी चीज कि जो डिग्री ऑफ अगर दोनों नॉन जीरो है तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ वन फंक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ f ऑफ x g ऑफ x। और इक्वलिटी क्यों, अगर g ऑफ x क्या हो जाए, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन ही हो जाए तो वो डी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अच्छा, ये तीसरी चीज ये आ गई कि ये इंटीग्रल डोमेन हो। तो जिस तरह से अब ऑब्वियस है, ये जो आपका एफ है, एफ के जो कोएफिशिएंट, जो एफ तो फील्ड है, तो कोएफिशिएंट्स डेफिनेटली एफ फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगी, है ना। तो जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे वो भी इंटीग्रल डोमेन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, बिकॉज कोई भी अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, अगर p ऑफ x और q ऑफ x लेते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दोनों में से एक तो पक्का जीरो होगा, तभी होगा, तभी जीरो बनेगा। दोनों में से एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, इट मीन दैट, अदरवाइज तो कभी जीरो बन नहीं सकता, बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि डिग्री नेगेटिव हो या कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा ना होने वाला। तो यहाँ पे अगर ये जीरो के बराबर है, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, तो दोनों में से इधर इधर p ऑफ x जीरो होगी या q ऑफ x जो पॉलिनोमियल होगी वो जीरो पॉलिनोमियल होगी, तभी हो सकता है। सो इट इज अ सिंपल रिजल्ट, ऑब्वियस इट इज इंटीग्रल डोमेन होगा। अब इसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो स्टूडेंट्स, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। अगर आपने थोड़ा सा याद हो तो हमने पहले भी एक फील्ड ऑफ क्वोशंट डिफाइन करा था नंबर्स के लिए। ठीक, और अब यहाँ पे हम इक्विलिडियन या सॉरी पॉलिनोमियल रिंग में करेंगे, तो इसको फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शंस भी बोलते हैं। देखो, एफ पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन इन द लाइट ऑफ द थ्योरम 3.76। ये वही थ्योरम की बात कर रहे हैं जिसमें हमने फील्ड ऑफ क्वोशंट्स डिफाइन करे थे इंटीजर्स के केस में।
we can construct for it fields of quotients. This field consists of all the quotients of the polynomials. तो वहां पे हमने नंबर्स डिफाइन करे थे, a डिवाइड b, b डिवाइड c, कुछ ऐसा करके हमने डिवाइड करी थी। तो यहाँ पे हम वही डिवीजन हम पॉलिनोमियल में भी कर सकते हैं, ठीक। सो इज कॉल्ड ए फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपको पढ़ा ही है, छोटे क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि क्यू ऑफ एक्स को क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल्स, तो रैशनल फंक्शंस, ठीक। तो द फंक्शंस डिग्री f of x defined for all f of x not equal to 0 in polynomial ring f of x satisfy this। तो ये हम कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन, जो पॉलिनोमियल रिंग है, इसको हम इक्विलिब्रियम रिंग बनाने के लिए डिग्री फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ f of x इज अ नॉन नेगेटिविटी, तो पहली कंडीशन ये होगी, और दूसरा हमने डिग्री ऑफ f of x वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ f of x g of x होगा व्हेन डिग्री ऑफ व्हेन g of x नॉट इक्वल टू 0। तो ये दूसरी कंडीशंस आ गई, ये हमने ऊपर डिस्कस भी करा कि दे इट विल बी लेस देन। तो अब एक ही बात तीसरी कंडीशन वाली बच गई। सो इन ऑर्डर फॉर polynomial ring f of x to be a equilibrium ring with the degree function acting d function of a equilibrium ring, we still need that the given f of x and g of x, तो वहां पे भी एक polynomial एग्जिस्ट करेंगे, और such that f of x is equal to tx g of x plus r of x, where या तो r of x 0 होगा या डिग्री ऑफ r of x हो लेस देन डिग्री ऑफ g of x। सेम जो तीन कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम रिंग के लिए वो हमने, तो दो तो हमने ऑब्वियस ऐसी कर दी, और तीसरे के लिए हम, तीसरे को हम बोलते भी डिवीजन एल्गोरिथम में, तो वो हमें इसको एक लेमा की तरह प्रूव कर देते हैं। अगर ये प्रूव होता है तो फिर जो हमने ये पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करा है, इसको हम फिर इक्विलिब्रियम रिंग बोल सकते हैं। तो गिवन टू पॉलिनोमियल्स f of x एंड g of x, और जिससे डिवाइड करना है ऑब्वियस वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो g of x नॉट इक्वल टू 0 इन polynomial ring, then there exist two polynomials t of x and r of x in polynomial ring f of x, such that f of x is equal to t of x, g of x ये quotient हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर आपका 0 होगा, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ g of x होगा। सेम एक बीएससी लेवल पे या 10th क्लास में भी हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील। सो अगर अब बात करते हैं, अगर डिग्री g of x की कम हो डिग्री ऑफ g of x से, तब तो प्रूव करने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जिससे हमने डिवाइड करना है उसकी डिग्री ज्यादा है, तो डेफिनेटली फिर तो क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो f of x ही बच जाएगा। तो फिर इस तरह से हमारे पास रिजल्ट होल्ड करेगा। तो ये तो हो गया जब डिग्री f of x जो है वो उससे कम होगी। अब हम मान लेते हैं कि f of x की डिग्री जो ज्यादा है, तो f of x की डिग्री हमने m मान ली, पॉलिनोमियल ले लिया एक से, और g की डिग्री ले ली हमने n, तो डोमिनेंस ये और ये भी नॉन जीरो होंगे, और यहाँ पे हम क्लेम कर लिया कि m जो है वो n से बड़ा है। तो अब हमने देखो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f1, और f1 के ऊपर हमने यहाँ पे f1 जो डिफाइन करा दैट इज f of x माइनस am ओवर bn x रेज टू पावर m माइनस n g of x। तो यू कैन से कि हम दोनों को माइनस कर रहे हैं ना डिग्री, तो डिनोमिनेटर में bn आया तो bn नॉट इक्वल टू 0, तो कोई इशू नहीं है। तो हमने ये किया, यू कैन से कि इस इक्वेशन को हमने bn से डिवाइड करा, ठीक, और दोनों का डिग्री डिफरेंस लिया, उसको g of x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और f से माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा,
देखो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको दिस इज जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए रेज टू पावर सॉरी ए एम ओवर बी एन और x की पावर m माइनस एन। तो बाकी टर्म्स को, इसको तो छोड़ देते हैं, हम लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म में क्या बनेगा, बी नॉट के साथ ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये टर्म आएगी ऐसे करते। लास्ट टर्म की बात करते हैं, तो लास्ट टर्म में क्या होगा कि बी एन इंटू ए एन ओवर बी एन एक्स रेज टू पावर m माइनस एन और एक्स रेज टू पावर n। तो डेफिनेटली बी एन कट जाएगा और इसकी डिग्री आपस में ऐड हो जाएगी, तो एक्स रेज टू पावर डिग्री m बचेगी और यहाँ पे m। जब हम करेंगे तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगी टर्म, ये टर्म बचेगी ए रेज टू पावर m एक्स रेज टू पावर m। ये कहीं ना कहीं इसके बराबर ही आ गया। तो जैसे इसको एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस करेंगे, बाकी कुछ कटे ना कटे पर ये टर्म जरूर कट जाएगी आपस में। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि डिग्री यहाँ से m से कम हो जाएगी f1 की। ठीक, क्योंकि जब m से कम हो ये आपका टर्म कटी जाएगी, जब माइनस करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, 1 होगी या 3, जो कि बाकियों का कटना नहीं कटना वो हमें पता नहीं, लेकिन हम तभी दैट्स व्हाई मैं लास्ट कैलकुलेट करके बता दी। तो वही तभी लिखा था डिग्री ऑफ f1 ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू m1 माइनस 1 होगी, तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ से कट गया तो ऑब्वियस अगले टर्म एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 होगा। अब वो सेकेंड टर्म कटेगी नहीं कटेगी वो उसके ऊपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कट भी सकती है नहीं भी कर सकती है। कट जाएगी तो लेस देन हो जाएगा डिग्री m माइनस 1 से, अदरवाइज इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सो बाई इंडक्शन ऑन द डिग्री ऑफ f of x we may assume that the f1 of x equal to t1 x t1 of x g of x plus r of x। ठीक, तो ऑब्वियस है हमने इंडक्शन लगा रहे हैं, तो हमने m की डिग्री f ऑफ x की डिग्री m थी, तो एक पॉलिनोमियल मिल गया हमें जिसकी डिग्री जो है वो m से कम है। ठीक, तो इसका मतलब f1 ऑफ x जो होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे इस r की जो डिग्री r ये तो 0 होगा, या डिग्री ऑफ r जो कि लेस देन g ऑफ x होगा। ठीक, देन देखिए अगर यहाँ पे हम f1 की वैल्यू डाल दें, यहाँ पे जो हमने ये f1 निकाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट, इस साइड को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये साइड एज इट इज यहाँ पे लिख दी। ठीक, और इधर हमने लिख दिया t1 ऑफ x g ऑफ x प्लस r ऑफ x, f1 की वैल्यू जो हमने इंडक्शन से लिखी। अब इस टर्म को f को इधर रिटेन रखते हैं, इसको इस तरह से, और g ऑफ x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास पूरे पूरे एक्सप्रेशन को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम t ऑफ x पुट कर देते हैं। ठीक, तो व्हाट वी गेट, f ऑफ x इज इक्वल टू tx प्लस tx g ऑफ x प्लस r ऑफ x, where t of x and r of x belongs to f of x। तो ये आपके डेफिनेटली पॉलिनोमियल होंगे, एंड where r of x is equal to 0। तो ये हमने डिग्री m माइनस 1 के लिए किया, और m के लिए f of x के लिए हमने ये प्रूव कर दिया। सो वेरी सिंपल प्रूफ। सो नाउ वी कैन से कि दिस पॉलिनोमियल रिंग इज यूक्लिडियन रिंग। अगर ये थ्योरम आती है तो आपने ये ऊपर वाला जो एल्गोरिथम है ये प्रूव कर देना है। ठीक, सो दिस इज, नाउ वी आर से we can say कि polynomial ring f of x is a Euclidean ring, and f of x is a principal ideal ring। अब प्रिंसिपल आइडल क्यों होगा ये, क्योंकि सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो
एक्स से जनरेट होंगे, है ना, क्योंकि सभी में एक्स तो आना ही आना है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंसिपल आइडल रिंग भी बोलते हैं इसको। ओके, रिजल्ट ये हो गया। फिर आपका जीसीडी वाली बात आ गई, देखो कि दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दे हैव द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d of x, and which can be realized as d of x lambda x f of x is equal to mu of x g of x, जिस तरह से हमने नंबर के लिए प्रूव करा था a lambda प्लस म्यू b करा था, नंबर्स के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था, उस तरह से ये पॉलिनोमियल्स के लिए भी होल्ड करेगा। ठीक, सो देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो a polynomial p of x in polynomial ring is said to be irreducible over f if whenever f of p of x को अगर हम a of x b of x लिखते हैं with a of x and b of x भी polynomial ring के एलिमेंट होंगे, देन दोनों में से एक जो होगा उसकी डिग्री 0 होगी, मतलब दोनों में से एक कांस्टेंट होगी। ठीक, तभी वो इररेड्यूसिबल होगी। वही बात आ गई कि जिस तरह से हमारे पास जो प्राइम एलिमेंट था उसको, वो भी क्या था हमारे पास, प्राइम एलिमेंट वो रिड्यूस नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते थे पी इज प्राइम एलिमेंट, तो अगर हम पी को ए इंटू बी में लिखते तो हम बोलते कि दोनों में से एक जो है उसको यूनिट होना ही पड़ेगा। ठीक, दोनों में से कोई एक ना एक यूनिट होना ही पड़ेगा। अगर दोनों यूनिट नहीं होगे तो फिर ये प्राइम एलिमेंट नहीं हो सकता। प्राइम एलिमेंट, और आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वो भी इररेड्यूसिबल है, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है वैसे। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल्स को भी इररेड्यूसिबल तभी बोलेंगे कि उनको दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखा ही नहीं जा सकता। अगर लिखा जाता तो फिर वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो दोनों में से एक जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फिर तो पॉलिनोमियल तो एक ही रहा ना फिर। ठीक, ओके, सो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये जो इररेड्यूसिबिलिटी है ये डिपेंड करती है सेफ के ऊपर, फील्ड के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिमार्क्स डाला गया है एक कि इररेड्यूसिबिलिटी डिपेंड अपॉन द फील्ड। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इररेड्यूसिबल है ओवर रियल फील्ड, इसके फैक्टर नहीं बन सकते रियल में, बट कॉम्प्लेक्स में बन जाएंगे। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब देखो कोफिशिएंट पहले क्या था, 1 था, दोनों रियल नंबर। अब कोफिशिएंट 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो इट मींस अब कोफिशिएंट जो है वो रियल नहीं रहे, तो ये डिफेक्टराइज हो रहा है, पर फील्ड कॉम्प्लेक्स में, रियल में नहीं। तो फैक्टराइजेशन में फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि वो किस फील्ड में फैक्टराइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट इज कि any polynomial in f of x can be written in a unique manner as a product of irreducible polynomials in f of x। अगर कोई polynomial है तो उसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसकी, और जो फैक्टराइजेशन होगी वो डेफिनेटली इररेड्यूसिबल होगी, पोलिनोमियल में लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, अब ये आपका कोई पोलिनोमियल है और ये रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस कर देते हैं इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है ये इररेड्यूसिबल है, ये आपसे रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ले लेते हैं, या 5 और या 6 ले लेते हैं, तो अब हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3। ये इररेड्यूसिबल हो गया, इररेड्यूसिबल था, इसका मतलब हर पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल और यूनिक होगा। देखो अगर इसको इस तरह से लिखा जाएगा तो इसी तरह से ही लिखा जा सकता है, तो यूनिक वर्ड भी यूज करा है यहाँ पे। तो यूनिक मतलब ऐसे नहीं कि इसको हम पहले लिख देंगे तो ये अलग हो गया, एक ही चीज है, ऑर्डर चेंज करने से कोई यूनिकनेस थोड़ी चेंज होगा। सो नेक्स्ट इज कि इस तरह से जब आइडल बनता है जिसको कोई एक पॉलिनोमियल जनरेट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम रिंग एफ ऑफ एक्स इज ए मैक्सिमल आइडल, या एक मैक्सिमल आइडल कब होगा ये तभी होगा अगर ये पी ऑफ एक्स जो होगा वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। ठीक, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा तो वो एक आइडल बनेगा। तो एक रिजल्ट ये भी है। जैसे अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे एफ एक फील्ड ले लिया, हमने एफ ए फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स या क्यू ही बोल देते हैं इसको, है ना। तो कंसीडर द फील्ड ऑफ दिस, अब ये देखिए फील्ड, ये आपके पास पॉलिनोमियल, कंसीडर ए पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्स क्यू माइनस वन इन दिस, तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता ओवर रैशनल नंबर्स, तो ये इररिड्यूसिबल है। ठीक, ओवर एफ, अगर ये इररिड्यूसिबल है तो डेफिनेटली फिर ये हमारे पास क्या बन गया, मैक्सिमल आइडल बन गया। ठीक, और ये मैक्सिमल आइडल बन गया तो हमें पता है, पहले भी आपने पढ़ा है रिंग थ्योरी में कि एक मैक्सिमल आइडल है तो ये चीज क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो इसको हम कोशेंट फील्ड भी बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से रिजल्ट होल्ड कर रहा है। देन ये आपके पास ऊपर बन गया पॉलिनोमियल रिंग और नीचे आपका मैक्सवेल आइडल, सो दिस इज ए फील्ड। ठीक, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो हम इसको अगर ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आइडल है जनरेटेड बाय दिस, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट अगर क्वोशंट फील्ड में जब लिखते हैं तो आपको पता ही है कि उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं। एक आपका एलिमेंट यहाँ से आएगा और ये तो आना ही आना, तो इसमें एलिमेंट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए टाइप, या यू कैन से एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस टू, इस तरह से। ठीक, और ये आपका यहाँ से आएगा और ये यहाँ तो चलना ही चलना है। ठीक, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी मैक्सिमम। स्टूडेंट इस एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है ना वो इस डिग्री से कम होती है ऑलवेज। जैसे ये बढ़ेगा डिग्री 3 होगी, 3 से बड़ी होगी, वो इसमें मर्ज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये देखो ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस टू प्लस दिस, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो आर ये तो 0 होगा, या आर की डिग्री जो होगी वो इससे कम होगी और 3 से कम। ठीक, तो आर की डिग्री अगर 3 से कम होगी तो क्या होगा, जिस तरह से होगा, और इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इसकी बात करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए जो आएगा वो, ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी और यहाँ पे आर ऑफ एक्स की वैल्यू डाली और ये तो आप यहाँ से अगर हम टी को एक्स प्लस ए पुट कर दे, है ना, तो जो हर एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेटली आपका ये आएगा। देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो डिग्री होगी मैक्सिमम उसकी वो 3 से कम। ठीक, इसको हम सेकंड जो एमएससी सेकंड में है उसमें इसमें डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो डिग्री है वो एफ ऑफ एक्स की होगी वो एक्स क्यू माइनस टू से कम होगी। ठीक, सो दिस इज द वे टू जनरेट ए फील्ड। चलिए तो पॉलिनोमियल ओवर रैशनल फील्ड्स की बात करते हैं हम कि अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है
पॉलिनोमियल ओवर रैशनल फील्ड्स का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे सारे रैशनल नंबर होंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का बोलेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन सो ए एन एक्स रेज टू पावर एन, where a naught a1 so n are integers, is said to be primitive if GCD of a naught a1 so n is 1। इसका मतलब इन सभी कोएफिशिएंट का जीसीडी अगर 1 आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बोले। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये प्रिमिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, 2 है और 5 है, तो इनका जीसीडी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। और अगर ऐसा होता है 2x² प्लस 4x प्लस 10, फिर ये प्रिमिटिव नहीं है क्योंकि इसका जीसीडी पे 2 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो देखिए एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भाई, कि अगर दो पॉलिनोमियल्स अगर प्रिमिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव होता है। ठीक, देखते हैं कैसे होता है। देखिए, तो मैंने दो पॉलिनोमियल्स ले लिए, एक की डिग्री n ली, दूसरे की m ली। मान लेते हैं कि ये रिजल्ट फॉल्स है। सपोज दैट द लेमा वाज फॉल्स, then all the coefficients of f of x into g of x would be divisible by some integers greater than 1। अगर ये प्रिमिटिव नहीं होगा f of x into g of x, तो इसका मतलब जीसीडी 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, तो सारे कोएफिशिएंट किसी नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। हेंस बाई सम प्राइम नंबर के, मान लो कि वो p से डिवाइड हो रहे हैं सारे सारे, लेकिन f of x तो प्रिमिटिव था। अगर प्रिमिटिव था तो इसका मतलब p डज नॉट डिवाइड सम कोएफिशिएंट्स ऑफ ai। ठीक, क्योंकि प्रिमिटिव है एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो p से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक, let aj be the first coefficient of f of x which p does not divide। Similarly, let bk be the first coefficient of g of x which p does not divide। ठीक है, अगर इन दोनों के, इन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स में कोफिशिएंट की बात करें कि एक्स रेज टू पावर जे प्लस के का कोफिशिएंट क्या आएगा, दैट कैन बी सी जे के, सी जे प्लस के। मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रोडक्ट करते हैं हम इन दोनों का, जब हम एफ ऑफ एक्स और इसका जी ऑफ एक्स का जो प्रोडक्ट करेंगे, तो जब हम कोफिशिएंट्स बनाते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो इसके बराबर जे प्लस के है। तो यहाँ पे देखो ए जे बी के, अब यहाँ पे ए जे प्लस 1 बी के माइनस 1, ए जे प्लस 2 बी के माइनस 2, मतलब दोनों का सब्सक्रिप्ट देखें तो वो जे प्लस के ही बननी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर जे प्लस के का, वो सी के होगा लाइक दिस। नाउ आवर चॉइस ऑफ बी के, बी हमने क्लेम किया है कि बी के पहला कोफिशिएंट है जिसको पी डिवाइड नहीं करता है। ठीक, तो पी किसको डिवाइड करेगा, टी माइनस पी, बी के माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा, बी के माइनस 2 को भी, और सभी को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड करना शुरू करेगा बी नॉट से, बी नॉट को डिवाइड करेगा ऐसे ऐसे करते करते। तो यहाँ पे बी के पहले एलिमेंट आ रहा है जिसको नहीं काट रहा, तो पीछे वालों को तो डिवाइड कर ही रहा होगा, आगे वाले को बी के प्लस 1 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, उसी तरह से इसका मतलब है पी जो है अभी इनको डिवाइड कर रहा है, तो देखो ये वाली जो टर्म्स है वो कहाँ कहाँ पे है, ये टर्म्स देखो, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ऐसे करते करते ये बी नॉट तक, तो ये सभी को ही
इससे बी के माइनस वन, इन सभी को पी डिवाइड करता है। तो पी डिवाइड करता है, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, सम को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से हमने क्या माना है कि पी जो है वो एज बी द फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ए से पीछे जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को डिवाइड करेगा। ए नॉट, ए वन, सो ए जे माइनस वन, ए जे को डिवाइड नहीं करता, इससे पीछे सभी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है ए जे माइनस वन। अब ये जो आपके एलिमेंट आ गए, ए जे माइनस वन, ए जे माइनस टू, इन सभी को डिवाइड करेगा। तो ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, देखो ए जे माइनस वन, ये सब देखो सारे है, ठीक, इनको डिवाइड करेगा। क्योंकि अगर ये ए जे माइनस वन को डिवाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, इसको इसको, फिर इन सब के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। बट बाय एजम्पशन पी जो है वो सी जे प्लस के को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने मान रखा है कि ये प्रिमिटिव नहीं है। अगर प्रिमिटिव नहीं है और सारे कोएफिशिएंट्स को कौन डिवाइड कर रहा है? पी। तो अगर ये पी डिवाइड कर रहा है तो सी जी के भी इसका कोएफिशिएंट है, तो सी जी के को वो डिवाइड करेगा, ठीक। बट इस इक्वेशन से देखें, अगर अगर ये सी जे को डिवाइड कर रहा है तो इसको तो डिवाइड कर ही रहा है, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक। तो पी को फिर इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको ही डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इनको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं करेगा। अगर इसको नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ फिर रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब पी को इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि पी जो है वो ए जी को डिवाइड नहीं करता है, एंड पी जो है वो बी के को भी डिवाइड नहीं करता है। पी इज नॉट डिवाइड बी के। ये देखो हमने लिखा ना, बी के पहला है जिसको नहीं काटता है, इसको भी नहीं काटता है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। सो विच इज कंट्राडिक्शन। तो इट मीन दैट जो हमने माना वो गलत माना था। इसका मतलब दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी प्रिमिटिव होता है, ठीक। चलिए कुछ एक डेफिनेशन है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मोनिक मोनिक पॉलिनोमियल तो पता ही है आपको। a polynomial is said to be integer monic if all its coefficients are integers and its highest coefficient is 1। हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक। सो एंड इंटीजर मोनिक पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये देखो हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे 1 है, बाकी ये सारे इंटीजर्स होंगे। अगर इंटीजर है तो डेफिनेटली अगर एक 1 हो गया तो सबका जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो मोनिक पॉलिनोमियल होगा वो प्रिमिटिव पक्का होगा, है ना। सिंपल सी बात होगी। ओके, सो करोलरी में देखिए क्या लिखा है। इफ एन इंटीजर मोनिक पॉलिनोमियल फैक्टर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैविंग rational coefficients, then its factors as the product of two integer monic polynomials। तो इट मीन दैट कि अगर मोनिक की फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो जो प्रोडक्ट आएगा, दो दो पॉलिनोमियल आएंगे वो भी मोनिक ही होंगे, इसका, ठीक है। तो मोनिक इज a product of two monic polynomials, you will say। Okay, now this is the very important theorem, students। So this is Einstein criterion। और आइंस्टाइन क्राइटेरियन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में ये आपको पूछी जाती है। सो आइंस्टाइन क्राइटेरियन से पहले
let me let you some more definitions, then we will discuss this one. This one. This definition is content of the polynomial f of x a naught plus a1 x plus so and so n x raised to power n, where all ai's are integers. जितनी भी ये coefficients है, they are integers. Is the GCD of the integers a naught, a1, so and so, an. Mean to say that कि इनके coefficients का जो GCD होगा उसको कंटेंट बोले. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का जो कंटेंट है वो 1 होता है ना, इसमें GCD 1 आता है. Clearly given any polynomials p of x with the integer coefficients, this can be written as p of x equal to d q of x, where d is the content of p of x and q of x is a primitive polynomials. Okay, mean to say that जो p of x में है ना, सारे के सारे जो coefficients में जो common है वो हमने बाहर रख लिया. अब कॉमन बार निकाल लिया कोएफिशिएंट से, तो अंदर जो बचेगा वो जो पॉलिनोमियल बचेगा वो प्रिमिटिव ही रहेगा. ठीक, ओके. इसके साथ स्टूडेंट्स ये गॉस लेमा है. देखिए हमने लास्ट जो ऊपर डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव. So if the primitive polynomials f of x can be factorized as the product of two polynomials having rational coefficients, it can be factorized as the product of two polynomials having integer coefficients. देखिए ब्यूटीफुल रिजल्ट देखिए कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स को अगर हम फैक्टराइज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जिनके कोएफिशिएंट जो है वो रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो उसको हम इट कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोएफिशिएंट्स. तो हम उसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि उसके जो कोएफिशिएंट्स हो वो भी रैशनल की जगह इंटीजर हो जाए. तो लेट्स सी हाउ इट इज कम आउट. तो सबसे पहले देखिए हमने एक एफ ऑफ एक्स ले लिया और उसको हमने प्रोडक्ट में लिख दिया u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स, और u ऑफ एक्स और v ऑफ एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल है. ठीक, क्लियरिंग ऑफ द डिनोमिनेटर्स. अगर रैशनल है तो सभी का डिनोमिनेटर होगा ना, और डिनोमिनेटर होगा तो हम क्लियर कर देंगे. डिनोमिनेटर तो हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, एंड टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स वी कैन देन रिटन एज. तो एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे, इसका भी हम कोएफिशिएंट्स क्लियर कर देंगे, इसका भी कोएफिशिएंट क्लियर कर देंगे डिनोमिनेटर, और वो कॉमन निकाल लेंगे. तो डिनोमिनेटर जब हमने और इसमें कॉमन निकाला तो इस तरह से एक नंबर बाहर आ जाएगा. और डेफिनेटली u ऑफ x को फिर हम u ऑफ x ना लिख के लैम्डा x, और v ऑफ x को हम म्यू ऑफ x लिख देते हैं. ठीक, फिर जब उसके कोएफिशिएंट चेंज कर दिए तो सेम नोटेशन हम नहीं रखेंगे. ठीक, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, तो a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर होगा. नाउ ये जो लैम्डा x और म्यू ऑफ x होगा, ये आप इनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो इंटीजर्स होंगे और साथ में प्रिमिटिव भी होंगे. क्यों प्रिमिटिव होंगे कि जो कॉमन हमने निकाल लिया बाहर. ठीक, तो यहां से अगर हम b से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो b इंटू एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, a लैम्डा x क्यू ऑफ x, और द कंटेंट ऑफ द राइट हैंड साइड इज b, और इस बी साइड का क्या बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा वो बी बन जाएगा. क्यों बन जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल. इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कोएफिशिएंट्स के जो जीसीडी है वो 1 है, वो बी है तो बी बन गया.
तो यहाँ पे लिखा भी है सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए प्रिमिटिव। ओके, नाउ अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब लेमडा ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है वो प्रिमिटिव है। अभी हमने ऊपर रिजल्ट डिस्कस किया कि दो प्रिमिटिव का प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव ही होता है, तो लेमडा एक्स इंटू म्यू एफ एक्स भी प्रिमिटिव हो जाएगा। तो अगर ये दोनों प्रिमिटिव है तो राइट हैंड साइड का जो कंटेंट है वो क्या बन गया, ए। सो दैट द कंटेंट ऑफ द राइट हैंड साइड इज ए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर दो पोलिनोमियल्स बराबर है तो दोनों का जो कंटेंट है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। इट मीन दैट यहाँ से ए और बी बराबर हो जाएंगे, और ए और बी बराबर हो गए तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये वन बन गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स के आगे इज ए प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एक्स म्यू ऑफ एक्स, और इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, इंटीजर। ये हमने प्रूव करना। नाउ वी कम टू द आइंस्टाइन क्राइटेरियन। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स है एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस वन सो ए एन एक्स रेज टू पावर एन बी ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, इंटीजर है सारे सारे। सपोज दैट फॉर सम प्राइम पी, एक प्राइम नंबर लिया हमने पी, वो पी जो है ए नॉट को भी डिवाइड कर रहा है, ए वन को भी डिवाइड कर रहा है, ए टू को भी, सभी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए वन को, ए टू को, सभी को डिवाइड, पी नॉट ए नॉट को डिवाइड कर रहा है, बस ए एन को डिवाइड नहीं कर रहा है। पी नॉट डिवाइड ए एन, और जो पी स्क्वेयर है वो ए नॉट को डिवाइड नहीं करेगा। आई होप आपको पता चल गया। सारे कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा पी, जस्ट हाईएस्ट पावर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड नहीं करेगा। साथ में पी स्क्वेयर जो है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो फंक्शन है ये इररिड्यूसिबल होगा, और इररिड्यूसिबल किस में होगा, रैशनल में। इसका मतलब उसको हम उसकी जो फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे ओवर रैशनल। ओवर रैशनल का मतलब कि इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो रैशनल में फैक्टराइज नहीं कर सकते। हो सकता है उसको हम रियल में फैक्टराइज करें, पर रैशनल में फैक्टर नहीं है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये देखो माइनस ये है, तो सारे इंटीजर्स यहाँ वन है, यहाँ माइनस टू है, तो इंटीजर हो गए। अब कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इन सभी को डिवाइड करे, इस लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करे, और पी स्क्वेयर जो है वो कांस्टेंट को डिवाइड नहीं करे। तो टू ही ले लेते हैं पी की वैल्यू। देखो पी टू टू को तो डिवाइड करेगा, लेकिन पी जो है वो वन को डिवाइड नहीं करेगा, और पी स्क्वेयर जो है वो टू को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो फोर टू को डिवाइड नहीं करेगा। तो सारी कंडीशनें फुलफिल है। तो अब ये इसकी फैक्टराइजेशन रैशनल में नहीं हो सकती, लेकिन रियल में तो फैक्टराइज है ये। रियल में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टू लाइक दिस। अब ये फैक्टराइजेशन जो हुई तो ये ओवर रियल नंबर हुई, रैशनल में नहीं हुई। अब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम रैशनल। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका प्रूफ देखिए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स इज ए प्रिमिटिव। हमने प्रिमिटिव मान लिया। प्रिमिटिव
कि इनमें इन सभी का जो कोएफिशिएंट्स का जो जीसीडी है वो 1 है. For taking out the greatest common factor of its coefficients does not disturb the hypothesis. ठीक, तो सभी से अगर कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सिंस P नॉट डिवाइड A नॉट AN, P जो है वो AN को डिवाइड नहीं करता है. If f of x factors as a product of two rational polynomials by the Gauss lemma, जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर हम f of x को टू रैशनल फैक्टर में पॉलिनोमियल में अगर फैक्टराइज करते हैं, इट फैक्टर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हैविंग इंटीजर कोएफिशिएंट्स, तो हम उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. Thus if we assume that f of x is reducible, हमने इरेड्यूसिबल प्रूव करना है. हम मैंने मान लिया कि ये रिड्यूस हो जाएगा. अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा. अब सारी की सारी जो वी आई और सी आई है वो इंटीजर्स है बिकॉज ऑफ गॉस लेमा हमने प्रूव किया अभी. ठीक, और ये आर और एस जो होंगे पॉजिटिव होंगे. रीडिंग ऑफ द कोएफिशिएंट्स वी फर्स्ट गेट. कोएफिशिएंट्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ है वो है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो एंड सो ए एन एक्स रेज टू पावर एन. इधर कांस्टेंट क्या बनेगा, बी नॉट सी नॉट, और इधर ए नॉट. तो ए नॉट जो होगा वो बी नॉट सी नॉट के बराबर होगा. ओके, पी जो है वो ए नॉट को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पी जो है बी नॉट सी नॉट को डिवाइड करेगा क्योंकि ए नॉट जो है वो बी नॉट सी नॉट के बराबर है. सो अगर पी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो पी मस्ट डिवाइड वन ऑफ देम. कम से कम दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करेगा. ठीक, दोनों को भी कर सकते हैं पर एक को तो कम से कम करना पड़ेगा. बट पी स्क्वेयर जो है वो ए नॉट को डिवाइड नहीं करता, ये गिवन है हमें. तो इसका मतलब पी स्क्वेयर जो है वो बी नॉट सी नॉट को डिवाइड नहीं करेगा. ठीक, तो इसका मतलब पी कैन नॉट डिवाइड द बोथ. ये तो बोथ वाली कंडीशन खत्म हो गई है ना. तो पी कैन नॉट डिवाइड बोथ, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा. ओके, तो सपोज कर लेते हैं हम कि पी जो है वो बी नॉट को डिवाइड करता है, सी नॉट को नहीं करता. ठीक, नॉट ऑल द कोएफिशिएंट्स बी नॉट सो एंड सो बी आर कैन बी डिविजिबल बाय पी. ठीक, अगर ये बी नॉट को डिवाइड करता है और सी नॉट को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये पी जो है सभी कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेगा. नॉट ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट वी नॉट सो एंड सो वी आर कैन बी डिविजिबल बाय पी. अदरवाइज ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वुड बी डिविजिबल बाय पी. ठीक, क्योंकि राइट और लेफ्ट भी देखना पड़ेगा ना. अगर ये सभी कोएफिशिएंट को पी डिवाइड कर दे तो इसका मतलब पी तो फिर ए वन ए नॉट पी ए वन ये सभी को डिवाइड करेगा, लेकिन पी इसको डिवाइड नहीं करता है. ठीक, सो फ्रॉम दिस ये सभी को डिवाइड नहीं करेगा. ये क्लियर होगी बात. विच इज कंट्राडिक्शन सिंस पी डिवाइड ए पी नॉट डिवाइड, तो ये आपको बता दिया मैंने, डिवाइड नहीं करेगा अदरवाइज कंट्राडिक्शन हो जाएगी. Let B K be the first B not divisible by P. तो यहाँ से ये डिवाइड हो रहे थे सारे, B नॉट हो गया, B1 हो गया, और हमने मान लिया यहाँ के कहीं जाके BK है जो वो डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक, उसके आगे वाले सारे कोई भी डिवाइड नहीं होंगे. तो BK is the first B not divisible by P. ठीक, और K will be R से कम होगा. ठीक, और ऑब्वियस N से तो कम होगा ही होगा. Thus P divide P BK minus 1 and
अर्लिएस्ट बीज। ठीक, तो हमने ये माना कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसके आगे को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे वाले को सभी को डिवाइड करेगा। ठीक, तो ए के कितना बनेगा? अब हम कंपेयर कर रहे हैं ऑप्शंस को। अगर हम यहाँ पे ए के एक्स रेज टू पावर के लेंगे टर्म बीच में यहाँ पे, तो ए के यहाँ पे भी बनेगा कहीं बीच में, तो कैसे बनेगा? बी नॉट की जब प्रोडक्ट होगी यहाँ पे सी के एक्स रेज टू पावर के टर्म वाली के साथ, तो यहाँ सीधे ऑप्शन लिख देते हैं। अब अपने सिंपल फंडा याद रखना है कि दोनों का सबस्क्रिप्ट की एडिशन के बननी चाहिए, तो बी के सी नॉट बी के माइनस वन सी वन प्लस बी के माइनस टू सी टू प्लस ऑल्सो वी नॉट सी के एंड पी डिवाइड ए के पी डिवाइड बी के माइनस वन सो बी जो है वो इन सभी को डिवाइड कर रहा है, और पी जो है वो ए के को भी डिवाइड करता है। तो पी इसको डिवाइड करेगा। ठीक, क्योंकि P इसको डिवाइड कर रहा है ना, और इसको 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 तो P डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा P को। तो यहां से आगे सो P डिवाइड B के C नॉट, व्हाट माय पॉइंट, एंड दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन हुई? We could not have factors f of x and so that f of x is indeed irreducible. तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ऊपर क्या लिखा था? हमने लिखा था कि यहाँ पे कि P जो है वो B के को डिवाइड नहीं करता है, एंड P जो है वो C नॉट को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, ये C नॉट को डिवाइड नहीं करता है, और यहाँ भी हमने लिखा है कि B के बी द फर्स्ट नॉट डिविजिबल बाई P। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को कैसे डिवाइड कर सकता है? इससे तो ये इंक्लूड हो रहा है कि P नॉट डिवाइड B के C नॉट, और हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि डिवाइड करेगा। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, so this contradiction proves that we could not have factorized f of x, and तो f of x की फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इट मीन दैट f of x जो है वो इंडीड irreducible होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।